हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट फर्स्ट वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस करंट फर्स्ट वीडियो में। जैसे 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है। डॉलर तो नहीं है, डॉलर तो टॉप 10 में है, 10वां स्थान पर है। कौन कौन है वो जानेंगे। चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है किस देश ने अभी, और 5वां ऐसा देश बन गया है। बिहार IT पॉलिसी है और भी कई टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन कि सरकारी जॉब न्यूज़ का नया ऐप आ चुका है। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए जरूर। शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कौन सी है मुद्रा दुनिया के सबसे मजबूत? आंसर होगा कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार। देखिए, हर देश की जो पहचान है वो करेंसी से भी होती है। दुनिया में भले ही अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो कारोबार होते हैं वो अमेरिकी डॉलर में होते हैं, लेकिन हैरानी होगी आपको कि ये मजबूत करेंसी नहीं है टॉप की। तो अभी जनवरी में फोर्ब्स ने दुनिया के मजबूत करेंसी की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में टॉप पर है क्या? कुवैती दिनार। ये है कुवैती दिनार जो आप देख रहे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? बहरीन दिनार है और उसके बाद फिर ओमानी रियाल है। कुवैती दिनार के बारे में बात कर लें एक बार मैप के जरिए। कुवैत को भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है यहाँ पर। कुवैत जो है वो पश्चिम एशिया में है, यानी मिडिल ईस्ट में है। और यहाँ देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये है कुवैत। ओके, तो यहीं की मुद्रा है कुवैती दिनार। उसको 1960 में पेश किया गया था कुवैत के द्वारा और इसे लगातार दुनिया की मजबूत करेंसी के रूप में स्थान दिया गया है। ओके, और क्यों इतनी मजबूत है ये करेंसी, डॉलर से भी मजबूत, और कितना रेट है वो भी आगे बताएंगे हम। रुपए में अगर वैल्यू करेंगे कितना है। देखिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट में ये कहना है कि मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में या कहीं हम पश्चिम एशिया में तेल भंडार और टैक्स फ्री जो सिस्टम है उसकी वजह से वहाँ के जो मुद्रा है उसकी कीमत बढ़ी हुई है और कुवैत इसमें नंबर 1 है। ठीक है, एक कुवैती दिनार को खरीदने के लिए आपको 270 रुपये भारतीय रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो अब दुनिया की जो टॉप 10 करेंसी है उसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 तो मैंने पहले ही बताया आपको, कुवैती दिनार। अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब रुपए को कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 270 रुपये देने होंगे तब एक कुवैती दिनार मिलेगा। सेकेंड स्थान पर है बहरीन दिनार, 220 रुपये के बराबर एक बहरीन दिनार है। तीसरा स्थान पर है ओमानी रियाल, 215 भारतीय रुपये के बराबर एक ओमानी रियाल है। चौथे स्थान पर है जॉर्डियन दिनार, जॉर्डन का, और 117 रुपये का एक जॉर्डन का वो दिनार है। पांचवें स्थान पर है जिब्राल्टर पाउंड। ये जिब्राल्टर जो है ना वो स्पेन से सटा हुआ देश है और स्पेन और अफ्रीका के बीच में जो एक जिब्राल्टर कॉरिडोर सा कहिए, उसी के पास में वो जिब्राल्टर देश है। तो उसमें उसकी एक जिब्राल्टर पाउंड की कीमत 105 रुपये है। छठे स्थान पर ब्रिटिश पाउंड, 105 रुपये कीमत है उसकी। सातवें पर कैमन आइलैंड डॉलर है, 99 रुपीज़। उसका स्विस फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड का की जो मुद्रा है वो 95 रुपीज़ पड़ेगा अगर एक स्विस फ्रैंक लेंगे। 9th पे यूरो है और 90 रुपये के आसपास है। और 10वें स्थान पर है US डॉलर और उसे खरीदने के लिए 83 पॉइंट समथिंग रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट जो किया मैंने वो वर्तमान जो कीमत है उसके आसपास का है, ये बदलता रहता है। लेकिन ये देखिए, कुवैती दिनार जो है ना वो पिछले कई समय से, लंबे समय से, कई साल से नंबर 1 पर है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैसे तय होता है कि करेंसी की, एक तो रैंकिंग ये हुई, रैंकिंग तो तय हो जाता है कि उस जो मुद्रा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है डॉलर की तुलना में। लेकिन अगर हम कहेंगे तो विनिमय यानी जो खरीद बिक्री होती है मुद्राओं की, तो उसके आधार पर होता है किसकी डिमांड ज़्यादा है और किसकी डिमांड कम है। भारत का 83 रुपये है एक डॉलर की कीमत, तो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आयात करनी पड़ती हैं और उसकी वजह से भारत का रुपया जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने जानी, इंपॉर्टेंट बात। तो ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल क्या है?
सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर का दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। तो 19 जनवरी को उनको सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है सेंट्रल कैबिनेट की, तो उसी ने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो ये नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। और यूपी कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और नई नियुक्ति से पहले वो सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल का पद है वो खाली हुआ था। अभी हाल ही में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया था, उसी के बाद ये पद खाली हो गया था। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, डीजीपी बनी थी। ठीक है, एसएसबी की बात कर लें, स्थापना हुई थी 1963 में। मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय। ये अर्ध सैनिक बल है यानी पैरामिलिट्री फोर्स है और नेपाल और भूटान से लगी हुई जो भारत की सीमा है वहाँ पर तैनाती है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दो कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। मेंबरशिप प्लान है कुछ और उसके ज़रिए हमारा ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाकर देखेंगे कई तरह के एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी के कंटेंट है। और हेल्पलाइन नंबर भी है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। शानदार तैयारी होगी और छूट भी चल रही है बहुत ज़बरदस्त अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बन गया है सफलतापूर्वक? आंसर होगा जापान। जापान जो है ना वो 5वां देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन देश हैं जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं? कहाँ पर? चांद पर। तो रूस है, चीन, अमेरिका, भारत। ठीक है, और अब जापान ने मून पर ये मिशन उतारा है और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्नाइपर। क्या नाम है? स्नाइपर। तो 19 जनवरी की रात को, अगर भारतीय समय अनुसार कहेंगे तो देर रात को, ये सफल लैंडिंग करवाई गई है चांद पर। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। ठीक है, जाक्सा। तो उसके जो प्रेसिडेंट है हिरोशी यामाकावा, तो उन्होंने मून मिशन की लैंडिंग के बारे में बताया है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये लैंड तो हो गया लेकिन उसका जो सोलर जनरेटर है वो चालू नहीं हो पाया। यानी जो स्पेसक्राफ्ट है उसका सोलर पैनल है वो बिजली उत्पन्न करने में विफल रहा है, जिससे इसकी जो गतिविधि है बहुत ही कम समय तक रहेगी। और इसकी जो बैटरी है उसी के ज़रिए ये अभी काम कर रहा है, लेकिन कुछ ही घंटे में हो सकता है ये ख़त्म हो जाए और फिर इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे जो उसके मिशन के उद्देश्य हैं वो हो सकता है कि वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसका सोलर जो पैनल है वही काम नहीं कर रहा है, जनरेटर काम ही नहीं कर रहा है, बिजली नहीं बना पा रहा है। कब लॉन्च किया गया था? 7 सितंबर 2023 को इसको जापान से लॉन्च किया गया था और उसके बाद ये अब वहाँ पर लॉन्चिंग मतलब उतर गया है। ओके, तो इसका नाम वैसे SLIM रखा गया था, बाद में इसका नाम स्नाइपर कर दिया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, एक छोटा ही ये अंतरिक्ष यान है, वजन करीब करीब 700 किलोग्राम है। हालांकि अलग अलग अखबारों ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। द हिंदू ने 700 किलोग्राम ये बताया है। लंबाई 2.4 मीटर है, चौड़ाई 2.7 मीटर है। इसमें रडार है, लेजर रेंज फाइंडिंग और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है, कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ फ़ोटो लेने के लिए। ओके, अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में, तो पहला जो मून मिशन था 2008 में था, चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और इसमें प्रोब की क्रैश लैंडिंग भी कराई गई थी और चांद पर पानी के बारे में पहली बार दुनिया को इसी के ज़रिए सूचना मिली थी। एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चंद्रयान 1 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती, वो चक्कर काटा और एक क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और उस दौरान वो चांद के करीब तो पहुंचा लेकिन वो लैंड नहीं हो सका था। उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है और पिछले साल अगस्त में यानी 23 अगस्त को लैंड किया चंद्रयान 3। उस सफलतापूर्वक उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, और कई सारे जो मिशन है वो लॉन्च होने वाले हैं दुनिया में। जैसे अमेरिका भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ चांद पर उतारने की कोशिश कर रहा है।
चीन भी इस कोशिश में है। ओके, और जापान का एक स्टार्टअप है, वो भी एक कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में असर कहते हैं। तो 2023 उस रिपोर्ट के अनुसार देश में 14 से 18 वर्ष के उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के वाक्य सही से नहीं पढ़ पाए? आंसर होगा 43% बच्चे। ये जो रिपोर्ट है ना, उसको जारी किसने किया? प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसने जारी किया है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये हर साल ये सर्वे ये एजेंसी करवाती है, एजेंसी नहीं, एक एनजीओ है। और ये एनजीओ केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका विस्तार है। भारत में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, गैर सरकारी संगठन है। तो 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर सर्वे किया गया। सैंपल साइज की बात करेंगे तो 28 जिले थे और 34,745 बच्चों या युवाओं के साथ ये बातचीत की गई है। रिपोर्ट जनवरी में ये जारी की गई है और इसमें जो कुछ तथ्य आए हैं वो ये हैं, मेरे बगल में भी देख रहे हैं आप, कि 14 साल के 3.9% बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। 18 साल के 32.6% का कहीं एडमिशन नहीं हुआ। 55.7% बच्चे जो हैं आर्ट्स यानी कला, ह्यूमैनिटीज़ यानी मानविकी, वो उस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। 31% बच्चे वो STEM यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वो पढ़ रहे हैं। 9.4% बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं। 40% बच्चे या युवा और 28% लड़की या युवती घर के काम के अलावा बाहर भी काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स के सिंपल डिवीजन भी नहीं कर पाए और तीसरी और चौथी क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना, वो मैथमेटिक्स भी नहीं कर पाए। हालांकि इंग्लिश रीडिंग का जो आंकड़ा है ना, वो पिछले सालों से सुधरा है। 2017 में 47% बच्चे इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ थे, जो कि अब घटकर 43% रह गया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, एक रिपोर्ट आई है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर तकनीकी के बारे में बात करेंगे, 43.7% लड़कों के पास पर्सनल स्मार्टफोन है, 19.8% लड़कियों के पास पर्सनल स्मार्टफोन है, 50% लड़कों के पास ईमेल आईडी है और 30% लड़कियों के पास ईमेल आईडी है। ठीक है, 93.4% लड़कों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, जबकि लड़कियों की बात करें तो 87.8% लड़कियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया। और इसमें ये जो सर्वे है ना, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये इस देश के जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूली एजुकेशन सिस्टम, उसका आईना दिखाता है। एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि अच्छे खासे पढ़ाई करवा रहे हैं, एक तरफ जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। तो 4 पॉइंट पर ये सर्वे करवाया गया था प्रथम एनजीओ के द्वारा। एक तो बेसिक रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एबिलिटी। दूसरी बात है रोज़मर्रा के जो कैलकुलेशन है उसके लिए बच्चों को बेसिक स्किल है कि नहीं, लिखे गए दिशा निर्देशों को पढ़ने और समझने की क्षमता है कि नहीं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कुछ दिशा निर्देश उसका असल ज़िंदगी में काम आने वाली जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो कर पाते कि नहीं। तो इसी के आधार पर ये पूरा सर्वे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तीसरी बार डकार रैली जीतने वाले उम्रदराज चैंपियन कौन बने हैं? आंसर होगा कार्लोस सैंज। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ये जो डकार रैली है ना, ये काफ़ी पॉपुलर है दुनिया भर में और 5 तरह के वाहन की श्रेणी है इसमें, मोटर बाइक, कार, हल्के वाहन, ट्रक, क्वाड, ये सब। और दुनिया की ये सबसे बड़ी रैली मानी जाती है, साहसिक है, बहुत कठिन होता है। और इस बार जो सऊदी अरब में आयोजित किया गया था 2024 में, और वो रेगिस्तान में, वहाँ पर रेत के बीच में ये रेस लगाया गया था और इन सब के जो वाहन है वो फंस गए थे बहुत देर तक। ठीक है, तो कार्लोस सैंज जो है वो स्पेन के रहने वाले हैं। 19 जनवरी को उन्होंने अभी 2024 में ये ट्रिपल डकार रैली वो जीत ली है और चैंपियन बने हैं। 57 ईयर के हैं और सबसे ओल्डेस्ट चैंपियन है, सबसे बुजुर्ग चैंपियन है। इससे पहले भी उन्होंने 2010 और 2018 में जीत हासिल की थी।
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया है? आंसर होगा 19, टोटल 19 बच्चों को दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो 19 बच्चे हैं उनकी जो उत्कृष्ट उपलब्धि है उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। सवाल है क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? ये भारत सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है और ये इनोवेशन या एजुकेशनल जो अचीवमेंट हैं, सोशल सर्विस है, कला संस्कृति, बहादुरी, इन सब में असाधारण जो उपलब्धियां दिखाते हैं तो उसकी मान्यता देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और टोटल 19 हैं बच्चे, तो ये पूरी लिस्ट ये देख लीजिए आप। एक मरणोपरांत भी दिया गया है, आदित्य विजय ब्रह्मणे को, महाराष्ट्र के हैं, वीरता का ये सम्मान दिया गया है। बाकी पूरी लिस्ट ये रही, अनुष्का पाठक, अरिजीत बनर्जी, अरमान ओबरानी, हेतवी कांतिभाई, सिम सूर्या, इशफाक हामिद, एमडी हुसैन, पिड्याला, लक्ष्मी प्रिया, सुहानी चौहान, आरएन सिंह, अश्विनी तिवारी, गरिमा, ज्योत्सना अख्तर, श्याम मजुमदार, आदित्य यादव, चारवी ए, जेसिका नेई सरिंग, लिंथोई चनाम्बम, आर सूर्य प्रसाद। तो ये पूरी लिस्ट है 19 बच्चों की जिनको ये अवार्ड दिया गया है। पीडीएफ में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पूरा डिटेल भी दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? आंसर होगा फारसी। ठीक है, फारसी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने ये घोषणा की, और वो तब की घोषणा जब वो ईरान में थे। ईरान की जो भाषा है वो फारसी है, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें इसको शामिल किया जाएगा। देखिए, जबकि अगर आधिकारिक तौर पर कहेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं की पहचान की गई है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में, तो 6 हैं। इनमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये भाषाएं हैं। और भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अनुसार फारसी के साथ साथ पाली और प्राकृत इनको भी संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये ऐलान हुआ है फारसी को भी। इस तरीके से टोटल 8 जो भाषाएं इससे पहले थी, और अब 9 भाषाएं जो हो गई हैं शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर थे, और उसी के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया फारसी के बारे में। और कौन कौन सी भाषाएं वो भी आपको ध्यान में रखना है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 6 शास्त्रीय भाषा हैं उसकी पहचान की गई है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें पाली और प्राकृत को भी संरक्षित करने की बात थी, तो वो भी शामिल हुआ, और एक और अब फारसी को भी शामिल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है, तो इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी? आंसर होगा 5 से 30 करोड़ रुपए। देखिए, बिहार में पहली बार आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को मंजूरी मिली है राज्य सरकार के द्वारा, और इसी के तहत ये होगा कि 5 से 30 करोड़ रुपए तक का अगर निवेश करता है आईटी सेक्टर में कोई, तो 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। बिहार में कंपनी खोलने पर 50% लीज रेंटल यानी किराए, उसका भुगतान जो है ना वो किया जाएगा 50% तक, और 25% कंपनी के बिजली खर्च का वो भी सरकार देगी। अगर कोई कंपनी नियुक्ति करती है आईटी कंपनी, तो कर्मचारियों के ईएसआई और ईपीएफ उस पर जो है 5 वर्षों तक अधिकतम 5,000 रुपये की राशि की सब्सिडी मिलेगी 5 वर्षों तक। ठीक है, 100 करोड़ से अधिक का निवेश अगर करता है कोई, तो और न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करता है तो विशेष सहायता दी जाएगी। टेलर मेड पैकेज एक बनाया गया है, वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कोकबोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी को किया जाता है? आंसर होगा त्रिपुरा। हर साल 19 जनवरी को यहाँ पर कोकबोरोक भाषा को बढ़ाने के लिए, यानी त्रिपुरा में बोली जाने वाली ये भाषा है, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्यों इसी दिन? क्योंकि 1979 में इसी दिन
इस भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। त्रिपुरी भाषा भी कह सकते हैं आप, और इस दौरान बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। भाषा जो होता है ना वो होती है, वो उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल आत्मीय होती है, और उसको लेकर ये त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और अगर बात करेंगे ये कोक बोरोक जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाले कितने लोग हैं, 2001 की जनगणना जो हुई थी 2001 की, उसके अनुसार लगभग 6,95,000 ये संख्या है। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट है, उसमें यहाँ जो दिख रहा है आप लोग ये है त्रिपुरा। इसके पड़ोसी राज्य कौन है, तो एक तो असम हो गया और ये मिजोरम हो गया, और इससे कौन सा देश जुड़ता है वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। संडे को देखिएगा ज़रूर वीकली करंट अफेयर्स, और मंडे टू सैटरडे हम लोग लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी शानदार होगी यहाँ पर। ओके, बाय।